बच्चों, आपने बचपन में अपने दादा दादी नाना नानी से बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। आज के वीडियो में हम श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कहानी का अध्ययन करने वाले हैं। यह कहानी प्रेम और संघर्ष का एक अनोखा उदाहरण है। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी तुरंत दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी पुरस्कार, जिसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में जानेंगे। आपने सुना ही होगा, छायावाद के जन्मदाता और आधार स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है और इनका जन्म संवत 1946 अर्थात सन में अगर हम देखेंगे तो 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जयशंकर प्रसाद से उसके जीवन परिचय से बहुत से ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो ये था कि छायावाद के जन्मदाता व आधार स्तंभ किन्हें कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और साथ ही उनकी एक और भी खूबी है, वे हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार भी थे, इसे भी आप याद रखेंगे। और साथ में उनकी जो रचना है वो किस तरह से होती थी ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि उनकी रचनाओं का मुख्य विषय प्रेम एवं आनंद रहा है और साथ ही प्रकृति चित्रण उनकी रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही तत्सम शब्दों की बहुलता उनकी भाषा में देखी जा सकती है। और भी हैं, जैसे कि छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव भरना, उनमें संगीत और लय का विधान करना, उनकी शैली को सरल, स्वाभाविक, प्रभावपूर्ण, ओजमय और चुटीली बना है। तो इस तरह से आपको ये बातें याद रखना है। अब हम देखते हैं उनकी रचनाएं। उनकी रचनाएं याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कानन, कुसुम, ये उनके प्रमुख काव्य हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु नाटक लिखे, ये उनके नाटक हैं। फिर उपन्यास हैं, उनमें है कंकाल, तितली, इरावती के अतिरिक्त कहानी संग्रह के रूप में आंधी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और देवव्रत की भी इन्होंने रचना की है। तो आप याद रखेंगे, इनकी काव्य कृतियाँ हैं, नाटक इन्होंने लिखा है, उपन्यास भी लिखा है और साथ ही कहानी संग्रह है। और आज एक कहानी तो हम पढ़ ही रहे हैं, पुरस्कार, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और इन्हें बहुत ही प्रसिद्धि किसमें मिली थी, वो है इनका महाकाव्य कामायनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा ही जाता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है, तो आप याद रखेंगे कामायनी। और इसलिए भी कहा गया है कि हिंदी साहित्य जगत इनका सदैव ऋणी रहेगा। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और इनके जीवन परिचय से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनके जीवन परिचय को अच्छे से याद रखेंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की ऐतिहासिक कहानी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कहानी इनका जो शीर्षक है वो है पुरस्कार। इस कहानी की शुरुआत कौशल राज्य के कृषि महोत्सव से होती है। हर वर्ष कृषि उत्सव कौशल राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। पूरे नगर को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता था। इस उत्सव में दूसरे राज्य के राजकुमारों को भी आमंत्रित किया जाता था और वो भी यहाँ पे आते थे। इस कृषि उत्सव के कुछ नियम थे। एक दिन के लिए महाराज को कृषक या किसान बनना पड़ता था। इस दिन इंद्रदेव की पूजा विधि विधान से की जाती है। कृषि उत्सव में किसी भी अच्छी भूमि को चुनकर नियम के अनुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता था और उस व्यक्ति को जिसकी भूमि होती थी उसकी भूमि का चौगुना मूल्य दिया जाता है और वह खेत मतलब भूमि जो है वो राजा का खेत हो जाता है, वो राजा के नाम हो जाती है। इस बार कृषि उत्सव के लिए मधुलिका की भूमि को चुना गया है। मधुलिका इस कहानी की नायिका है और मधुलिका वीर सिंह मित्र की बेटी है, उसकी कन्या है। और वीर सिंह मित्र कौन है? वही वीर सिंह मित्र जिसने कौशल राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो वहाँ का सैनिक था। मधुलिका अत्यंत सुंदर कन्या थी। मगध राज्य से आए राजकुमार जिसका नाम है अरुण, वो मधुलिका के सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह जब से इस उत्सव में आया था तब से एकटक मधुलिका को निहारे जा रहा था। अब कृषि उत्सव शुरू होता है। राजा हल चला रहे हैं और मधुलिका बीज का थाल लिए राजा के साथ साथ चलने लगी। राजा जब बीज बोते थे तो मधुलिका थाल को आगे रख देती थी, राजा उस थाल से बीजों को भूमि पर छिड़कते जाते थे। तो इस तरह से ये जो उत्सव है वो चल रहा था। सभी बड़ी उत्सुकता से इस उत्सव को देख रहे थे।
इस कार्य के, राजा के हल चलाने वाले कार्य के समाप्त होने पर महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कृत किया और पुरस्कृत करके उसके थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए। तो ये जो थाल में स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी वो थी राजकीय अनुग्रह, है ना, राजकीय जो पुरस्कार था वो। तो मधुलिका ने क्या किया, मधुलिका ने थाल को अपने माथे से लगाया और राजा के चरणों में उस थाल, जो स्वर्ण भरी मुद्राएं थी उस थाल में, उस थाल को वापस राजा को समर्पित कर दिया। तो ऐसा देखकर सभी लोग चौंक गए कि इस लड़की को क्या हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो मूल्य रहता था उस जमीन से भी चौगुना मूल्य दिया जाता था, जो राजकीय अनुग्रह था, है ना। सभी लोग ऐसा चाहते थे कि हमारी भूमि इस बार मिले राजा को, लेकिन इस बार मधुलिका को मिला था, तो सब यही चौंक गए थे। तो इसका कारण क्या था कि मधुलिका ने जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो वापस कर दी। मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाली जो राजकीय अनुग्रह थी उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह दूसरों के खेतों में काम कर मजदूरी से अपना भरण पोषण स्वीकार किया। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उसके पूर्वजों की भूमि को बेचना उसके लिए अपराध जैसा है। उसके मूल्य को स्वीकार करना भी उसकी सामर्थ्य से बाहर था। तो इसलिए मधुलिका ने राजकीय अनुग्रह स्वीकार नहीं किया। तो ऐसा देखकर राजा ने पूछा कि ये लड़की को क्या हो गया है और ये लड़की है कौन। तो वहाँ पे जो मंत्रीवर थे उन्होंने महाराज को बताया कि महाराज, ये जो कन्या है वो हमारे वीर सिंह मित्र की कन्या है। तब राजा को याद आया कि वीर सिंह मित्र कौन है। वीर सिंह मित्र वही है जिसने कौशल राज्य की कई बार मगध से रक्षा की थी। तो ऐसा सुन के राजा शांत हो गए। पहले राजा को भी गुस्सा आया कि सभी लोग राजकीय अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस लड़की को ऐसा क्या हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा सुना कि वीर सिंह मित्र की कन्या है, तो उन्हें लगा कि कुछ तो बात है। तो उनके पूछने पर उन्होंने ऐसा कहा कि मैं अपने पितामह की भूमि को, मधुलिका ने यही जवाब दिया कि मैं ये नहीं बेच सकती, ये बेचना मेरे लिए अपराध होगा, बल्कि मैं दूसरों के खेतों में काम करके अपना भरण पोषण करना चाहती हूँ। तो राजा ने उसे आज्ञा दे दी। कृषि उत्सव समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद सब अपने अपने घरों में विश्राम करने चले गए। रात्रि हो चुकी थी। तो उसी उत्सव में मगध का राजकुमार आया था, जिसका नाम मैंने पहले ही बताया था, अरुण। तो वहाँ वो वापस अपने दूसरे जगह चले गया जहाँ डेरा था, लेकिन उसे उस दिन नींद ही नहीं आ रहा था। उसने मधुलिका के सौंदर्य को देखा था, तब से वो बहुत ही बेचैन था। तो वो सीधे मधुलिका के पास चला जाता है उससे कुछ बात करने। राजकुमार अरुण कृषक बालिका मधुलिका के पास पहुंचता है और कहता है कि सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरी हृदय की भावना और कुंठन में रहना नहीं जानती उसे अपनी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि राजकुमार अरुण मधुलिका को मन ही मन पसंद कर चुका था और वो उसे अपनी रानी मतलब राजकुमारी बना के रखना चाहता था। इसलिए वो मधुलिका के पास आया था और मधुलिका का सब चीज़ जा चुका था। वो एक ऐसे जगह में थी जो पत्ते से बनी कुटिया और बाहर ऐसे खेत के किनारे में ही रहती थी। तो उसकी ऐसी अवस्था देखकर अरुण जो है वो कहता है कि मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। लेकिन उसकी इस बात को भी जो मधुलिका है वो कहती है कि मैं कृषक बालिका हूँ और आप नंदन बिहारी मतलब आप एक राजकुमार हो और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली एक लड़की हूँ। और आज मेरी स्नेह की भूमि जो मेरी भूमि थी उस पर से मेरा अधिकार जो है वो छीन गया है और मैं दुख से विकल हूँ। तो मेरा तुम उपहास मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर भी अरुण उसे एक बार और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी बना के रखूँगा, तुम मेरे साथ चलो और हो सके तो मैं बाद में तुम्हें कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि भी तुम्हें दिलवा दूंगा। लेकिन उसके इस बात को मतलब अरुण की बात को नहीं मानती और उसके जो अरुण है वो उसे जो ऑफर देता है, कहने का मतलब अपनी राजकुमारी बनाने का, उसे भी वो ठुकरा देती है। कई वर्ष बीत गए थे। मधुलिका ने राजा का जो राजकीय अनुग्रह स्वीकार नहीं किया। अब वो दूसरे के खेतों में काम करती थी और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर रहती थी। उसकी एक पर्ण कुटीर थी। पर्ण कुटीर का मतलब होता है पत्तों से बनी हुई कुटिया और सूखे डंठलों से उसकी दीवार
बनी हुई थी, वहीं पे मधुलिका रहती थी और कठोर परिश्रम करके उसे जो भी रूखा सूखा मिलता वही खा के वो जीवित थी। और अब इतनी सारी चीज़ें जो है उसकी सांसों को मतलब उसे जिंदा रहने के लिए काफ़ी था। और इस तरह से दिन वर्ष बीतते गए, लेकिन उसकी जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा वो पतली दुबली हो चुकी थी। तो आसपास के जो लोग थे उसको देख के उसका आदर करते थे और कहते थे कि बहुत ही आदर्श बालिका है। वर्ष बीतने लगे, अब ठंड से गर्मी से अब बरसात का मौसम आ चुका था और बरसात बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, जिससे मधुलिका का जो पर्ण की जो बनी कुटिया थी वो टपकने लगी थी। उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी, कहने का मतलब वो अकेले वहाँ पे थी, ठंड से ठिठुर रही थी, बारिश में भीग रही थी। ऐसे रात्रि में उसने सुना कुछ आवाज़, मतलब उसके कपाट को ठकठकाने की आवाज़ उसने सुनी और उस समय बहुत ही ज़्यादा बिजली भी चमक रही थी। तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पे कोई आया है। जैसे उसने दरवाजे को खोला तो देखा कि एक पुरुष जो है वो घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। तो वो अचानक चिल्ला उठी कि राजकुमार, मतलब वो सामने जो भी उसके घर में आया था वो उसे जानती थी। तो अब वो कौन था? वो राजकुमार कोई और नहीं बल्कि मगध का राजकुमार अरुण था, जिसे देखकर सहसा मधुलिका चिल्ला उठी। तो अरुण ने मधुलिका से कहा कि मैंने कितना समझाया लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी। आज तुम इतनी दयनीय स्थिति में हो, तुम्हारी दशा आज क्या हो गई है। लेकिन इतने में ही मधुलिका ने अरुण से कहा कि ठीक है, मेरी दशा तो ऐसी, लेकिन आज आपकी क्या दशा है। तो सिर झुकाकर अरुण ने क्या कहा कि मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। तो उसके कहने का मतलब ये था कि मगध के राजकुमार जो अरुण है उसे उसके राज्य से निकाल दिया गया है, निर्वासित कर दिया गया है। अब कौशल राज्य में अपनी जीविका खोजने आया है। तो ऐसा सुन के मधुलिका उस अंधकार में हंस देती है और वो मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे, एक अनाथनी कृषक बालिका, ये भी कैसी विडंबना है, ऐसा वो कहती है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ, ऐसा वो मधुलिका कह रही है। इस तरह से अब दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। लेकिन मधुलिका अरुण से कहती है कि तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो, तुम्हें तो तुम्हारे राज्य से निकाल दिया गया है, तो भी तुम इतने सारे सैनिकों के साथ कैसे हो। तो वो कहता है कि भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ और नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। और ये ऐसा इसलिए भी कहता है कि वो बोलता है अरुण मधुलिका से कि तुम जो तुम्हारी भूमि है जो तुमसे छीन ली गई है उसे तुम राजा से वापस लो और मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर हम एक नया फिर से अपना आशियाना बनाएंगे। ऐसा करके अरुण कहता है क्योंकि मुझे भी मगध से निकाल दिया गया है तो मैं भी इसी कौशल राज्य में रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी आगे बिताना चाहता हूँ। तो ऐसा सुन के मधुलिका भी तैयार हो जाती है, क्योंकि मधुलिका भी मन ही मन में अरुण को प्यार करती थी लेकिन उससे कह नहीं पाती। तो उसकी आँखों की चकमकाहट और उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर अरुण भी समझ जाता है कि मधुलिका भी मुझे पसंद करती है। तो अरुण फिर उससे यही कहता है कि तुम जो ज़मीन है वो तुम राजा से मांग लो, वो तुम्हें अवश्य दे देंगे और उस ज़मीन पर हम दोनों मिलके कार्य करेंगे और अपना एक घर बनाएंगे, ऐसा अरुण मधुलिका से कहता है। ऐसा सुन के फिर मधुलिका तैयार हो जाती है, अरुण की बातों में आ जाती है। अब वो राजा के पास जाती है और कहती है कि महाराज 3 बरस हो गए मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। तो राजा ये कहता है कि क्या आज उसका मूल्य मांगने आई हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं मूल्य मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जो जंगल की भूमि है वो मुझे चाहिए, वहाँ पे मैं अपनी खेती करूँगी, क्योंकि मुझे अपना एक सहायक मिल गया है। वो कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरी सहायता करेगा और भूमि को समतल भी तो बनाना होगा, इसीलिए मुझे उधर की जो ज़मीन है वो दे दो। तो महाराज कहता है कि कृषक बालिके वह बहुत ही उबड़ खाबड़ भूमि है, फिर भी उस दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो कहते हैं कि क्या मैं निराश लौट जाऊं, मतलब मुझे वो ज़मीन नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी राजा जो कहते हैं कि नहीं, सिंह मित्र की कन्या, तुमने जो किया बहुत ही अच्छा कार्य किया है और साथ ही तुम्हारे पिता ने हमारे लिए बहुत ही कार्य किया, हमारे राज्य को हर बार बचाया है, तो तुम्हें वो भूमि जरूर मैं दूंगा, ऐसे राजा मधुलिका से कहते हैं।
मधुलिका महाराज के पास से वापस आती है अरुण के पास और अरुण को सारी बातें बताती है कि महाराज मुझे वो भूमि देने वाले हैं। तो इस पर अरुण भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि रात के तीसरे पहर में मेरी विजय यात्रा होगी। तो मधुलिका कहती है तो तुम इसको इस विजय पर विश्वास है। मधुलिका बहुत प्रसन्न थी और अपने जो कल्याण की कामना थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी अच्छे से आगे चलेगी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो अरुण से कहता है कि अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के जो कार्य हैं उसको अर्धरात्रि तक पूरा करना है, तो तुम अपनी कुटिया में लौट आओ और मेरा इंतज़ार करो। ऐसा कह करके वो कुछ सैनिकों के साथ चला जाता है। आगे चलते चलते बहुत ही अंधेरा हो चुका था और उसके मन में, मतलब मधुलिका का जो मन है बहुत ही विचलित हुआ था। वो कभी रुक जाती थी, फिर सोचने लगती थी, कभी अपने सुख की कल्पना करने लगती थी। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था, अंधकार बढ़ते जा रही थी, उसका जो डर है वो और भी बढ़ते जा रहा था। उसका डर किस चीज़ के लिए था? सबसे पहला तो ये था कि उसका जो डर है अरुण के लिए पैदा हुआ कि यदि वह सफल हुआ तो क्या होगा। फिर वो सोचने लगी कि वह क्यों सफल हो। फिर उसके दिमाग में आया कि जो श्रावस्ती दुर्ग है एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। कहने का मतलब ये कि जो मगध है वो कौशल राज्य का घोर शत्रु था और वीर सिंह मित्र जो मधुलिका के पिता थे उन्होंने कई बार मगध राज्य से कौशल राज्य की रक्षा की थी। यही बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी और अंततः उसे बाद में यही समझ में आता है कि मैंने ये क्या कर डाला, मैं किस अंधकार में चली जा रही हूँ, मेरे हाथों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैं जो शत्रु राज्य है उस राज्य के लड़के से कैसे मैं प्यार कर बैठी और अपने ही राज्य की जो भूमि है मैं राजा से उसके लिए कैसे मांग ली। ये तो हमारे राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा, तो ये गलती मैं नहीं कर सकती। राजा ने क्या कहा था, मैं सिंह मित्र की कन्या हूँ, वही सिंह मित्र जिसने कई बार कौशल राज्य को बचाया है। तो ऐसा कहते कहते वो अपना रास्ता भूल जाती है और अचानक से वो चिल्ला उठती है। मधुलिका को कुछ समझ नहीं आता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो वो ऐसे में देखती है कि कुछ सैनिक उसी की ओर आ रहे हैं। वो सैनिक जो किनारे जो राज्य से लगी हुई सीमा है उसकी रक्षा करने वाले सैनिक होते हैं। तो उन सैनिकों के जो सेनापति है उससे मधुलिका कहती है कि इस श्रावस्ती का दुर्ग मतलब दक्षिणी नाले पे कुछ बाहरी शत्रुओं का आक्रमण होने वाला है। तो ऐसा सुन के सेनापति चौंक उठते हैं कि तू क्या कह रही है, ये सत्य है? तो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, शीघ्रता करो और ये बात महाराज को भी बताओ। तो ऐसा सुन के जो अश्वारोही के साथ मधुलिका को बांध दिया जाता है और उनके साथ साथ उसको भी ले लिया जाता है। अब जो श्रावस्ती का दुर्ग है वो रात्रिकालीन था और एक वैभव का स्वप्न देख रहा था और वैसे ही बंधे हुए मधुलिका को राजा के पास लाया जाता है। तो राजा फिर से सिंहमित्र की कन्या को देख के चौंक जाता है कि क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है, क्या हो गया जो सेनापति ने तुम्हें यहाँ पे लाया है। तो सेनापति कहते हैं कि महाराज इसी लड़की ने हमें एक गुप्तचर के रूप में संदेशा दिया है कि आज रात में दुर्ग पर अधिकार होने वाला है शत्रुओं के द्वारा। तो राजा भी चौंक जाता है और पूछता है क्या तुम ये सही कह रही हो मधुलिका? तो मधुलिका कहती है कि हाँ ये सत्य है। तो राजा खुश हो जाता है, कहता है कि तुम्हारे पिता ने भी जो सिंह मित्र हैं उन्होंने भी हमारे राज्य को एक बार बचाया था और दूसरी बार तुमने हमारे पे बहुत ही बड़ा उपकार किया है, तो तुम पुरस्कार का काम किया है तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ जो आक्रमण करने वाले हैं उसे मैं रोकता हूँ, कुछ सैनिकों को भिजवाता हूँ, उसके बाद तुम्हें मैं पुरस्कृत जरूर करूँगा, ऐसे राजा कहते हैं। इस तरह से अरुण पकड़ा जाता है और बंदी बना लिया जाता है और दूसरे दिन सुबह सभी के सामने बंदी अरुण को लाया जाता है और सभी लोगों के बीच जो राज्य है राज्य के सभी जनता को बुलाया जाता है और उनके सामने राजा आज्ञा देते हैं कि इसको प्राणदंड दिया जाए और साथ में फिर मधुलिका को भी बुलाते हैं। मधुलिका से राजा कहते हैं कि मधुलिका तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो, लेकिन वो चुपचाप खड़ी थी। तो राजा फिर उससे कहते हैं कि मेरे निज में जितनी खेती है मेरे पास मैं सब तुझे देता हूँ। तो मधुलिका एक बार अरुण की ओर देखती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अरुण से देख के हंस पड़ता है। तो राजा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, जो भी तुम्हें मांगना है और भी मांग लो, मैं सब तुम्हें दे दूंगा, ऐसा महाराज है वो मधुलिका से कहते हैं। लेकिन मधुलिका क्या करती है,
अंत में मुझे भी आप प्राणदंड दीजिए, मुझे भी प्राणदंड मिले, ऐसा कहते हुए बंदी अरुण के पास जा खड़ी होती है। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। लेकिन यहाँ पे मधुलिका ने क्या किया, इस कहानी को प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण क्यों कहा है? इसीलिए कि इस कहानी की जो नायिका है मधुलिका, वो जिस युवक से प्रेम करती है अरुण से, तो उसे जब पता चलता है कि वह उसके राज्य पर आक्रमण करना चाहता है, तो उसकी जो बुद्धि है, उसकी विवेक बुद्धि जाग उठती है। तो व्यक्तित्व प्रेम की बलि देते हुए वह अपने कर्तव्य व देश प्रेम को आगे रखती है और उस अरुण को गिरफ्तार करवा देती है। और जब उस अरुण को मृत्युदंड मिलता है, तो वो तो उसे मृत्युदंड मिलता ही है, और अपने कर्तव्य को पूरा करने के पश्चात जब महाराज उसे पुरस्कार देना चाहते हैं, तो वो पुरस्कार के रूप में वह भी मृत्युदंड मांगती है। तो इस तरह से वो अपने प्रेम का सम्मान भी कर रही है। क्यों? क्योंकि वह अरुण से प्रेम करती थी और दूसरी तरफ वो अपने देश से भी प्रेम करती थी, लेकिन अपने देश प्रेम को उसने सर्वोपरि माना। तो इस तरह से जहाँ वह प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर कर्तव्य का पालन भी करती है। तो इसलिए इस पुरस्कार कहानी को प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण माना है। कहने का मतलब ये जो कहानी है वो मधुलिका के अंतर्मन के दो रूपों को दिखाया गया है, एक तो देश प्रेम और दूसरा व्यक्तित्व प्रेम। मतलब देश प्रेम और दूसरा अपना स्वयं का प्रेम, अपने स्वयं के प्रेम के लिए भी वो अपना बलिदान वो दे देती है। इस तरह यह पुरस्कार कहानी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, वो प्रेम और संघर्ष का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। अगर आपको इस कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।